वेलकम डियर। आज हम देखने वाले हैं एक रुला देने वाली मूवी। मूवी की शुरुआत में हमको सलात्री नाम का एक आदमी दिखाया जाता है और ये कोई मामूली आदमी नहीं है। इसके पास 17,000 प्राइवेट स्कूलों की ऑनरशिप है और साथ ही ये सलात्री फाउंडेशन भी चलाता है। वो इस फाउंडेशन का इस्तेमाल किसी की भलाई के लिए नहीं बल्कि खुद के फायदे के लिए करता है। मेन चीज़ तो ये है कि कर्नाटका में 17,000 प्राइवेट स्कूल खोलने के बाद भी अब भी उसकी नज़र ठीक कर्नाटका के 12,000 सरकारी स्कूलों पर है। एक्चुअली सलात्री 12,000 सरकारी स्कूलों की ज़मीन पर शॉपिंग मॉल, प्राइवेट स्कूल जैसी चीज़ बनाना चाहता है ताकि वो इन सब चीज़ों से पैसे छाप सके। और इस काम में उसकी मदद करने वाला था स्टेट का एजुकेशन मिनिस्टर वामन राव। इसीलिए सलात्री का भरोसेमंद एक आदमी गुंडा नरसप्पा उन दोनों की मीटिंग फिक्स कर देता है और इस काम में साथ देने के लिए मिनिस्टर वामन राव भी मान जाता है। फिर रात को नरसप्पा का बेटा सरकारी स्कूल में जाकर उसकी दीवारों पर दीवार को कमज़ोर करके तोड़ने वाला केमिकल लगा देता है। इसीलिए जब अगले दिन बच्चे स्कूल में पढ़ाई कर रहे होते हैं तो केमिकल की वजह से स्कूल की बिल्डिंग ही टूट जाती है और स्कूल के मलबे के नीचे दबकर कई सारे छोटे बच्चों की मौत हो जाती है। और अब सरकार ये कहकर इन स्कूलों को बंद कर देती है कि इन स्कूलों की हालत बहुत ख़राब है और इन्हें फिर से शुरू नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो और बच्चों की जान खतरे में नहीं डालना चाहते। और साथ ही उन स्कूल के टीचर्स को भी नौकरी से निकाल दिया जाता है जो उन स्कूलों में बच्चों को पढ़ाई कराते थे। मिनिस्टर वामन राव सलात्री को कहता है कि सरकारी स्कूलों को हासिल करने के लिए सिर्फ इतना काफ़ी नहीं होगा। अगर उसे सरकारी स्कूलों को बंद करवाना है तो सरकारी स्कूलों के बच्चों के रिजल्ट्स को भी खराब करना पड़ेगा। ये सब करके ही वो अपनी साजिश को अंजाम देकर अपने मकसद में कामयाब हो सकता है। फिर मिनिस्टर के पास श्रीकांत नाम का एक शख्स आता है। दरअसल वामन राव जिस गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता था, श्रीकांत उसके प्रिंसिपल थे। यानी वामन राव श्रीकांत के स्कूल में पढ़ने वाला एक बच्चा था जो अब खुद एक एजुकेशन मिनिस्टर बन चुका था। अब श्रीकांत मिनिस्टर से कहता है कि हमारे स्कूल को 100 साल पूरे होने की वजह से हमने स्कूल में एक बड़ा सा फंक्शन रखा है जिसमें आपको ज़रूर आना है। और फिर इनवाइट करने के साथ साथ वो उन्हें ये भी कहते हैं कि हमारी इमारत पुरानी होने की वजह से काफ़ी कमज़ोर हो चुकी है, इसलिए मैं अपने स्कूल की रिपेयरिंग करवाना चाहता हूँ। और इसके लिए वो मिनिस्टर और गवर्नमेंट के जरिए कुछ हेल्प करने की रिक्वेस्ट करता है। अब ये लालची मिनिस्टर उसके इस काम के लिए हामी तो भर देता है, लेकिन असल में उसकी नज़र श्रीकांत के स्कूल की ज़मीन पर है। फिर हमें दिखाया जाता है यूरोप में KR ग्रुप के मालिक को, यानी कि क्रांति रैना को, जो मूवी में हीरो हैं, जिसका रोल साउथ के डैशिंग यंग स्टार दर्शन सर ने निभाया है। अपने जज्बे, कॉन्फिडेंस और अपनी मेहनत के जरिए क्रांति ने अपने दम पर पूरी दुनिया भर में अपने बिजनेस को फैला दिया है। और एक मीटिंग के दौरान क्रांति को प्रिंसिपल श्रीकांत का फ़ोन आता है। क्रांति भी श्रीकांत जी के स्कूल में पढ़ा हुआ एक बच्चा है। अब श्रीकांत क्रांति को स्कूल में होने वाले प्रोग्राम के लिए इनवाइट करते हैं और क्रांति बहुत सालों बाद इंडिया आने के लिए मान जाता है। यहाँ हमें क्रांति को दिखाया जाता है, यानी कि उसका बचपन। दरअसल बचपन में क्रांति बहुत ही मस्ती किया करता था, इसीलिए उसे जिस स्कूल में डाला जाता है उसे स्कूल से निकाल दिया जाता है। इसीलिए क्रांति के पिता उसे विद्या मंदिर सरकारी स्कूल में लेकर आते हैं, जहाँ पर स्कूल के प्रिंसिपल क्रांति पर अच्छे से ध्यान देते हैं और क्रांति सुधरने भी लगता है। साथ ही स्कूल में उषा नाम की एक लड़की थी जिसे क्रांति चाहता था और उषा भी उसे चाहती थी। किसी तरह एक दिन इंस्पेक्टर प्रिंसिपल श्रीकांत को पुलिस स्टेशन लेकर आता है, क्योंकि उसका बेटा एग्जाम में फेल हो गया था, जिसका उल्टा जिम्मेदार वह श्रीकांत सर को मानता था। और सिर्फ यही नहीं, वह पुलिस स्टेशन में उनसे काफ़ी बदतमीज़ी से बिहेव करता था और उनसे कहता कि तुमने मेरे बच्चे को अच्छे से शिक्षा नहीं दी, जिस वजह से वो फेल हो गया। इस वक्त क्रांति ये सब कुछ देख रहा था और वो अपने सर की इज्जत को और मिट्टी में मिलते हुए नहीं देखना चाहता था। इसीलिए वो डायरेक्ट इंस्पेक्टर को ही मारने लगता है और ये सब होने के बाद बाकी पुलिस वाले भी क्रांति को मारने लग जाते हैं। लेकिन क्रांति का पिता भार्गव आकर क्रांति को वहां से छुड़ा कर ले जाता है। अपने बेटे की इस बात से परेशान होकर क्रांति के पिता उसे यूरोप में अपने भाई के पास भेज देते हैं, जिससे उसकी शिक्षा में कोई कमी ना आए
और वह ऐसी गलती कभी ना करे। इसी के साथ कहानी प्रेजेंट में आती है और मिले हुए इनविटेशन को देखने के बाद क्रांति अपने परिवार के पास इंडिया वापस आता है, जहां पर वो अपने सभी परिवार वालों से मिलता है और सब क्रांति से मिलकर बहुत खुश होते हैं। लेकिन क्रांति के पिता भार्गव अभी भी उससे नाराज हैं और वो क्रांति से बात तक नहीं करते। अगले दिन क्रांति स्कूल में अपने सभी दोस्तों से मिलता है और वह स्कूल में बहुत इंजॉय करते हैं, और जिसमें उषा भी शामिल थी क्योंकि उषा अभी इसी स्कूल में टीचर है। फिर सभी दोस्त मिलकर अपनी पुरानी यादों को ताज़ा करते हैं। वहीं दूसरी तरफ मिनिस्टर सलात्री को बताता है कि कल विद्या मंदिर गवर्नमेंट स्कूल की 6 लड़कियों ने टॉप किया है। मुझे एजुकेशन मिनिस्टर होने के नाते उन्हें अवार्ड देने के लिए बुलाया गया है। इस बात से नाराज होकर सलात्री नरसप्पा से कहता है कि पूरे स्टेट में सिर्फ सलात्री फाउंडेशन के बच्चे ही पास होने चाहिए, बाकी सभी फेल होने चाहिए। और फिर वह उसको वन प्लान रेडी करने को बोलता है। अगले दिन अवार्ड फंक्शन में मिनिस्टर बैठा होता है और सब मीडिया वाले उसके इस इवेंट को अटेंड करने के लिए आए होते हैं। लेकिन तभी फंक्शन में एंट्री होती है क्रांति की और सभी मीडिया वाले मिनिस्टर के बदले क्रांति को अटेंड करने लगते हैं, क्योंकि क्रांति कोई आम आदमी नहीं था। उसे दुनिया का पॉपुलर बिजनेसमैन होने के नाते बेस्ट बिजनेसमैन ऑफ द वर्ल्ड का अवार्ड भी मिला था। और जब मिनिस्टर उन स्टूडेंट्स को अवार्ड देने के लिए जाता है तो वह स्टूडेंट वामन राव के बदले क्रांति से अवार्ड लेना पसंद करती हैं। ये देखकर तो मिनिस्टर को काफ़ी अजीब लगता है, मानो कि उसकी कोई इज्जत ही नहीं है। जब विद्या मंदिर स्कूल में एग्ज़ाम पेपर चेक हो रहे होते हैं तभी नरसप्पा का बेटा अपने गुंडों के साथ वहाँ पर आता है और वही सभी टीचर को धमका कर कहता है, इस साल कोई भी स्टूडेंट पास नहीं होना चाहिए। इस बात से सारे लोग डर जाते हैं और अपनी जान को बचाने के लिए सभी टीचर उसकी बात मान लेते हैं। लेकिन उषा इस सीन का चुपके से वीडियो बना लेती है और फिर सभी एग्ज़ाम पेपर चेक होने के बाद गुंडे उन एग्ज़ाम पेपर को वहां से लेकर चले जाते हैं। तभी उषा को क्रांति का कॉल आता है, जिस वजह से नरसप्पा के बेटे को पता चल जाता है कि उषा ने उनका वीडियो बनाया है और उषा वहां से भाग जाती है और बाकी सभी गुंडे उसका पीछा करने लग जाते हैं। इसी दौरान उसका फ़ोन उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर जाता है और इसको एक बुजुर्ग औरत उठा लेती है। जब क्रांति का उस फ़ोन पर कॉल आता है तो बुजुर्ग औरत क्रांति को सब कुछ बता देती है, जिसके बाद क्रांति जाकर उन सभी गुंडों की जमकर धुलाई करता है और उषा को बचा लेता है और नरसप्पा को वार्न करता है कि वो स्कूल से दूर रहे। अब अपने बेटे की इस हालत को देखकर नरसप्पा क्रांति से बदला लेने की ठान लेता है, क्योंकि हमारे क्रांति भैया ने कुछ इस तरह से मारा था कि वो डायरेक्ट कोमा में जा चुका था। अगले दिन जब स्कूल में प्रोग्राम चल रहा होता है तभी नरसप्पा आकर क्रांति से कहता है, तेरी वजह से मेरे बेटे की हालत खराब हुई है, और धमकी देते हुए कहता है, मैंने स्कूल की दीवारों पर केमिकल लगा दिया है जिस वजह से ये बिल्डिंग कुछ समय में गिर जाएगी। अब इस बात से सारे लोग बहुत डर जाते हैं और क्रांति इससे पहले कुछ करता तभी स्कूल की बिल्डिंग गिर जाती है, जिस वजह से ढेर सारे बच्चे जख्मी हो जाते हैं और बच्चों की इस कंडीशन को देखकर उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। अब क्रांति स्कूल के प्रिंसिपल श्रीकांत को भरोसा दिलाते हुए कहता है, स्कूल की बिल्डिंग की चिंता मत कीजिए, मैं इस बिल्डिंग को फिर से बनवा दूंगा। इस पर प्रिंसिपल कहते हैं कि ये काम सरकार का है और सरकार को ही करना चाहिए, और साथ वो ये भी कहते हैं कि मेरे कई बार कहने के बावजूद भी मिनिस्टर और बाकी ऑफिसर्स ने इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, और अगर तुम्हें कुछ करना ही है तो गवर्नमेंट को उन सभी रुके हुए स्कूल प्रोजेक्ट को बनाने के लिए मजबूर करो जिन्हें सलात्री ने बंद करवा दिया था। अब स्कूल के टूटने के बाद पढ़ाई से बेसहारा हो चुके बच्चों को क्रांति अपने खुद के घर में पढ़ाना शुरू कर देता है ताकि उनके फ्यूचर में कोई नुकसान ना हो। साथ ही वो प्रिंसिपल श्रीकांत के साथ मिलकर सभी सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने लगता है, लेकिन कोई उनकी बात सुनने को तैयार नहीं होता। और ये सब के पीछे एक ही आदमी का हाथ होता है, सलात्री का, क्योंकि उसने सभी गवर्नमेंट ऑफिसर्स को रिश्वत खिलाकर उनका मुंह बंद कर दिया था, जिस वजह से वो क्रांति की बात मानने से मना कर देते हैं। दूसरी तरफ मिनिस्टर कहता है कि सभी सरकारी स्कूल के बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भर्ती किया जाएगा और उनकी फीस गवर्नमेंट भरेगी, लेकिन होता कुछ और ही है। उल्टा बच्चों को ऐसे स्कूल में भेज दिया जाता है जहां पर कोई भी टीचर नहीं है और उन्हें सिर्फ
ऑनलाइन लेक्चर दिखाए जाते हैं और बच्चों के भविष्य के साथ ऐसा खिलवाड़ किया जाता है। यहाँ क्रांति की बहन और उसके पिता दोनों कोर्ट में केस लड़ रहे होते हैं, लेकिन सबूत की कमी और पेपर के ना मिलने की वजह से कोर्ट केस रद्द हो जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि 12,000 स्कूलों में इन्वेस्ट करने के लिए सरकार ने कई सारे इन्वेस्टर्स को बुलाया था ताकि वह स्कूल में इन्वेस्ट करें। तभी वहाँ पर क्रांति भी आ जाता है और सबको इसमें इन्वेस्ट करने के लिए मना कर देता है। फिर सब उसकी बात मान भी लेते हैं क्योंकि क्रांति एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। उसकी जान पहचान होने की वजह से वो सारे इन्वेस्टर्स उसकी बात मान लेते हैं। अगले दिन क्रांति के घर पर ढेर सारे सरकारी ऑफिसर्स आ जाते हैं और अचानक पड़ी इस इनकम टैक्स की रेड के पीछे हाथ होता है सलात्री का, जो क्रांति को पूरी तरह से बर्बाद करने के पीछे पड़ा हुआ है। और यही नहीं, दूसरी तरफ क्रांति के दूसरे घर पर चल रहे स्कूल को भी बंद करवा दिया जाता है। पुलिस वाले भी उनसे मिले होते हैं। वो क्रांति के पिता को पुलिस स्टेशन लेकर जाने की जगह उल्टा सलात्री के हवाले कर देते हैं। तभी क्रांति को सलात्री का कॉल आता है और वो कहता है कि मैं तुम्हारे पिता को छोड़ रहा हूँ। एक्चुअली उसने ये सब इसीलिए किया था ताकि वो क्रांति को अपना दबदबा और पावर दिखा सके, और साथ में वो क्रांति से ये भी कहता है तुम यहाँ से जल्दी यूरोप वापस चले जाओ। इसके बाद मेरे काम के बीच में दखल अंदाजी कभी मत करना, वरना इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। अब क्रांति अपने पिता को वापस घर लेकर आता है और क्रांति के पिता क्रांति को बड़े भरोसे के साथ कहते हैं कि मैंने तुम्हें बहुत गलत समझा बेटा। जब मैंने लोगों के मुंह से सुना कि तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो और बहुत बड़े बिजनेसमैन हो तो मुझे ये सुनकर बहुत खुशी हुई। और वो साथ ही साथ उसे भरोसा देते हुए कहते हैं तुम ही इस काम को पूरा कर सकते हो। अब क्रांति दिमाग लगाता है और एक प्लान बनाता है जिसमें वो सभी गवर्नमेंट ऑफिसर्स को अगवा कर लेता है जो कि सलात्री की रिश्वत पर पलने वाले थे। प्लान के मुताबिक क्रांति सलात्री के सारे करप्शन की फाइल्स को उनसे ले लेता है और बदले में बहुत सारे पैसे उन्हें देता है। इतने सारे पैसे पाकर वो सारे गवर्नमेंट ऑफिसर्स काफ़ी खुश हो जाते हैं, लेकिन जैसे वो सभी पैसे लेकर बाहर निकलते हैं तभी बाहर एंटी करप्शन ब्यूरो वाले लोग उन्हें रंगी हाथों पकड़ लेते हैं। तो इस मास्टरमाइंड प्लान को सक्सेसफुल करने के बाद गवर्नमेंट अपनी इन्वेस्टिगेशन को शुरू कर देती है, जिससे सलात्री को ढेर सारे कोर्ट के नोटिस आ जाते हैं। और इस सभी चीज के पीछे हाथ था क्रांति का, और इस काम में उसकी मदद की थी क्रांति की दादी और उसकी बहन ने। एक्चुअली क्रांति की दादी एक रिटायर्ड जस्टिस थी और उसकी बहन एक वकील। सलात्री के किए हुए घिनौने काम के लिए कोर्ट सलात्री को 2 करोड़ का जुर्माना लगा देता है और उसे चुकाने के लिए सिर्फ 1 हफ्ते का समय देता है। और पैसे चुकाने के लिए सलात्री अपनी सारी प्रॉपर्टी को नीलाम करने का ऑर्डर जारी कर देता है। अब सलात्री की प्रॉपर्टी की होने वाली इस नीलामी में क्रांति भी जाने वाला था, इसीलिए सलात्री उसे रोकने के लिए गुंडे भेजता है, लेकिन क्रांति उन सभी को पछाड़कर नीलामी में पहुंच जाता है और सलात्री की सभी प्रॉपर्टीज को खरीद लेता है, जिससे सलात्री के 17,000 प्राइवेट स्कूल भी क्रांति के हो जाते हैं, जिस वजह से सभी लोग बहुत खुश होते हैं क्योंकि उनको लग रहा होता है क्रांति बच्चों की अच्छी शिक्षा के लिए कुछ ना कुछ जरूर करेगा। लेकिन क्रांति सबके सामने ये ऐलान करता है कि वो इन सभी स्कूलों को बंद करने वाला है और एक दिन सभी स्कूल बंद हो जाते हैं, जिस वजह से सभी लोग सड़कों पर उतरकर क्रांति के खिलाफ प्रोटेस्ट करने लगते हैं। उन्हें यकीन नहीं हो रहा होता कि आखिर क्रांति ने ऐसा क्यों किया। इस बढ़ते हुए मसले को सुलझाने के लिए स्टेट के मिनिस्टर उसे बात करने के लिए बुलाते हैं और इनके बीच होने वाली इस बात को सबके सामने लाइव दिखाया जाता है, जिसे वहाँ के सारे लोग लाइव देख रहे होते हैं। वहाँ पर क्रांति कहता है, जब मैंने अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी के 17,000 स्कूलों को बंद कर दिया तो सभी को शिक्षा के अधिकार की याद आ गई। जब गवर्नमेंट ने 12,000 सरकारी स्कूलों को बंद कर दिया था तो आपका कानून कहाँ था? आपके स्कूलों को बंद करने की वजह से स्कूल के टीचर्स की नौकरी चली गई। मजबूरन उन्हें कुछ और काम करना पड़ा। जिन बच्चों को इस उम्र में पढ़ाई करनी चाहिए वो मजदूरी कर रहे हैं, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं।
साथ ही क्रांति कहता है कि गवर्नमेंट अगर इन 12,000 स्कूलों को फिर से बनाकर शुरू कर दे और सलात्री और उसके लोगों को उनके किए की सजा देती है तो मैं अपने 17,000 स्कूलों को फिर से खोलकर सरकार के हवाले कर दूंगा। अब क्रांति की इन सारी बातों को मानने का गवर्नमेंट फैसला कर लेती है, जिससे 12,000 स्कूलों को फिर से शुरू करने का ऑर्डर देती है और यहाँ मिनिस्टर भी अपनी गलतियों को मानकर फाइनली इस्तीफा भी दे देता है। और यही नहीं, वो सारे घोटालों के खिलाफ गवाही देने को भी तैयार हो जाता है और अब आखिरी फैसले के साथ फाइनली मिनिस्टर भी सारे स्कूलों को ओपन करने का आदेश जारी करता है और सभी लोगों को विश्वास दिलाती है कि हम स्कूल बनाने के बाद इनमें एक बहुत अच्छी एजुकेशन सिस्टम को फॉलो करके सारे बच्चों का फ्यूचर ब्राइट बनाएंगे, जिससे कोई भी अनएजुकेटेड ना रह पाए। दोस्तों, अब एक तरफ बहुत खुशी का माहौल था और दूसरी तरफ सलात्री को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था, क्योंकि इसके कांड की वजह से ही बच्चों को काफ़ी तकलीफें हुई थी और बच्चों की जान भी गई थी। फाइनली सत्य की जीत हुई और बुराई की हार। इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर ख़त्म होती है। वैसे दोस्तों, अगर इस मूवी को हिंदी में बनाया जाता है तो आपके हिसाब से बॉलीवुड का कौन सा एक्टर होगा जो क्रांति के रोल में बिल्कुल फिट बैठता है? कमेंट करके ज़रूर बताइए। बाकी दोस्तों, आपको स्टोरी अच्छी लगी हो, मूवी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। अपना ख्याल रखिएगा।